हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था गुसु पर वेंस ने अटैक कर दिया था। वेंशु वांगची को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता था, पर लांचरिन ने तुरंत सबको रोक दिया। लांचरिन ने वांगची को शील्ड करके अपने हाथ में एक फिनिक्स हेयर पिन पकड़ी थी, जिसे देखकर वेंशु तुरंत रुक गया। ये एक बहुत ही आम हेयर पिन थी, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड की हर लड़की को अपनी माँ से विरासत में मिलती थी। हर लड़की को बालिग होने के बाद ये पिन लेकर ड्रैगन प्रिंस के पास जाना होता था, ये जानने के लिए कि कहीं वो ड्रैगन प्रिंस की मैच तो नहीं। लांचरेन ने सख्त आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरी भतीजी को तब तक छूने की इजाज़त नहीं है जब तक वो इलिंग जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, प्रिंस को चढ़ावा नहीं चढ़ाती। इस रिचुअल को पूरा किए बिना अगर तुमने मेरी भतीजी को छुआ तो तुम्हारे संबंध अवैध माने जाएंगे। इससे न सिर्फ तुम अपनी बल्कि अपने साथ साथ अपने फादर और क्लान की भी बदनामी कर दोगे। लांचरेन गुस्से में बोल रहे थे। वांगजी का फिर से एक बार दिमाग चकरा गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अब जाकर उसे अपने माँ के शब्द याद आने लगे, जो उन्होंने उस तूफानी रात में वांगजी को वो हेयर पिन देते हुए कहे थे। एक दिन तुम्हारे बड़े तुम्हारी शादी तय कर देंगे। हो सकता है कि वो तुम्हारा मैच न हो, या फिर ऐसा कोई जिससे तुम दिल से प्यार नहीं कर सकते। तुम मुझसे वादा करो बेटा कि तुम बेझिझक होकर सबसे कह दोगे कि तुम ये शादी नहीं करोगे। आह्वान तुम्हारी रक्षा करेगा, पर एक और चीज़ है जिसमें आह्वान भी कुछ नहीं कर सकता। एक दिन तुम्हें यिलिंग भेजा जाएगा, जैसे कि हर क्लान की हर लड़की को भेजा जाता है, ताकि वो प्रिंस को चढ़ावा चढ़ा सके। प्रिंस के सामने जाने के बाद उन्हें इस फिनिक्स एयरपिन में अपनी ची एनर्जी डालनी होगी, और जब प्रिंस तुम्हारे ची एनर्जी से बने इस फिनिक्स पिन को रिजेक्ट कर देंगे, तभी तुम्हारी किसी और के साथ शादी हो सकती है। वांगजी ये सब याद कर रहा था और दूसरी तरफ वेंशु दांत पीस रहा था। कैसी जगह है ये, कैसे लोग रहते हैं यहाँ। इसे अभी तक यिलिंग क्यों नहीं भेजा गया? वो तो अपनी शादी की उम्र कब की पार कर चुकी है। एक तो आप इसे लड़कों जैसे कपड़े पहनने दे रहे हो, और ऊपर से ये सब। कुछ तमीज़ है भी या नहीं? दूसरी तरफ वेंजुलियो ने भी लांचरेन से अपनी तलवार हटा दी, जिससे लांचरेन वांगजी के सामने गिर गए। वांगजी का सर अभी भी चकरा रहा था, उसके पैर में बहुत भयंकर दर्द उठ रहा था। तभी वेंजुलियो ने वेंशु के सामने बो करते हुए कहा, राजकुमार, मेरे ख्याल से हमें चिशान जाते वक्त हीलिंग से होकर जाना चाहिए। तभी वेंशु चिल्लाया, मैं इस बात से परवाह क्यों करूं कि ये कमीनी हीलिंग होकर आई है या नहीं। पता नहीं किसने हीलिंग राजकुमार की कहानी गढ़ी है। ये तो बस कल्टीवेटर्स को दबाने का एक तरीका है और कुछ नहीं। ड्रैगन डायनेस्टी हजारों साल पहले ख़त्म हो चुकी है, उनके खुद के अहंकार के चलते, वो भी एक सीधे से कल्टीवेटर शू चोंगहाई के चलते। और अब देखो, मेरे फादर शू चोंगहाई से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो तो हर ड्रैगन से भी ज़्यादा ताकतवर है। इस पर लांचरेन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। मेरी भतीजी को अपने साथ ले जाइए बिना किसी चढ़ावे के। लांचरेन चिल्ला रहे थे। साथ ही उन्होंने वांगजी के हेयर पिन को भी अपने हाथ में टाइटली पकड़ा हुआ था। लांचरेन ने कहा, उसे इस चढ़ावे को पूरा करने के लिए अपने एक रिश्तेदार की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप हम दोनों को बाइज्जत हीलिंग ले जाए। वेंजुलियो ने कहा, राजकुमार, आपको शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपके पिता को ये बात बहुत परेशान करेगी। अपनी बकवास बंद करो, वेंजू चिल्लाया। उसने वेंजुलियो को चुप करा दिया और वांगजी को गर्दन से पकड़कर उठा लिया, लांचरेन से दूर किया। वांगजी ने वेंशु के हाथों में अपने नाखून गड़ा दिए ताकि वो अपनी पकड़ ढीली करे, पर वेंशु ने उसे और भी ज़ोर से पकड़ लिया। चलो चलते हैं फिर, कहते हुए वेंशु ने वांगजी को इतनी ज़ोर से खींचा जैसे वो किसी जानवर को खींच रहा हो। वो अपने लोगों से कह रहा था, हीलिंग से निकलने के बाद चिशान तक हम इसकी शोभा यात्रा निकालेंगे। वांगजी का सर अभी भी घूम रहा था। वो अपनी पूरी ची एनर्जी लगाकर आगे देखने की कोशिश कर रहा था। वो अभी
वेन जूलियो की तलवार पर खड़ा था। उसके पीछे फेंशु भी अपनी तलवार पर आ रहा था। वो सभी अभी युनमेंग से होते हुए सेलेस्टियल माउंटेन्स पर बसे यीलिंग की तरफ जा रहे थे। यीलिंग के गेट तक पहुंचते पहुंचते वो घने कोहरे से घिर गए और सामने वाला कोहरा हटते ही वांगजी ने यीलिंग का खूबसूरत टेम्पल देखा, जो सारे नज़ारे को बेहद ही खूबसूरत बना रहा था। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर की दीवारें इमॉर्टल बाओशान सरेन ने खुद बनाई थी। वांगजी अंदाज़ा लगा रहा था उसके शुफू कहाँ पर है। यकीनन वो उनके पीछे आ रही पूरी वेन सेना की टोली में कहीं ना कहीं तो होंगे। वो सभी टेम्पल के गेट्स के सामने उतरे और उनके वहाँ उतरते ही एक गॉन्ग बजने लगा, जो टेम्पल के अंदर ये खबर भिजवाता था कि वहाँ पर कोई मेहमान आया है। जैसे ही वो ध्वनि वांगजी ने सुनी, उसका मन अचानक से भर गया, जैसे उसे बहुत सारी अच्छी एनर्जी मिल गई हो, जो बहुत ही शुद्ध थी, जिसके पाने से वांगजी का दिल भर आया था। यहाँ का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा वांगजी को क्लाउड रिसेसेस के कोल्ड पॉन्ड में जाने पर महसूस होता है। बिल्कुल वही एनर्जी जो उसके बदन में तरंगे उठा रही थी, उसके बदन पर रोमांच बढ़ा रही थी। शायद इसीलिए इतना वक्त गुजरने के बाद भी लोग अभी भी प्रिंस की इज्जत किया करते थे, उन्हें अपना मानते थे। इस एनर्जी का मुकाबला कोई और चीज़ नहीं कर सकती, ना ही इसे किसी से बदला जा सकता है। ये बहुत ही प्योर एनर्जी थी और लान वांगजी ये महसूस कर पा रहा था। इस एनर्जी की वजह से वेंस के बीच में कुछ तो हलचल हो रही है, कुछ हरकत हो रही है, जैसे उन्हें ये एनर्जी हजम नहीं हो रही हो। यहाँ तक कि वेंशु भी हिचकिचाता दिख रहा था, बार बार अपनी तलवार पर मुट्ठी कस रहा था, जैसे वो खुद को सुरक्षित रखना चाहता हो। जैसे जैसे वो गेट की तरफ आगे बढ़ते गए, वेंशु और भी ज़्यादा परेशान दिखने लगा। वो इतना परेशान लग रहा था कि अब उसने अपने एक सिपाही को खुद से आगे रखा। वेंशु अब खुद से वो गेट खोलना भी नहीं चाहता था। वांगजी ने देखा, जब वो सिपाही आगे बढ़ा, उस गेट को वो हाथ लगाने ही वाला था, तभी कुछ हुआ। अचानक से कहीं से एक तेज़ हवा चली और वो सिपाही उस लकड़ी के गेट को हाथ लगाए इससे पहले ही उड़कर दूर गिर गया। वो सीधा जाकर बाकी के वेन सिपाहियों की तरफ गिर गया, जो अपने साथ साथ करीब करीब 20 और सिपाहियों को ले डूबा। एक पल के लिए वेन्स के बीच में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच गई। सभी चिल्लाने लगे, परेशान हो उठे। तुरंत उन्होंने अपनी व्यू बनाने शुरू किए, जैसे उन पर कोई हमला कर रहा हो। इस बात ने वांगजी के चेहरे पर स्माइल ला दी। वेन्स का ये सारा नाटक खत्म होने के बाद अब कहीं जाकर धीरे धीरे उस टेम्पल के गेट खुलने लगे। गेट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़का और लड़की खड़े थे, जो बड़ी शांति से सबको प्रणाम करके अंदर बुला रहे थे। उनके कपड़े पुराने ज़माने के थे, ब्लैक, रेड और ग्रे रंग के, जैसे यीलिंग टेम्पल के डिसाइपल्स पहनते हैं। जब तुम यीलिंग में जाओगे और उस गेट से अंदर जाओगे, तब तुम मेरी माँ के परिवार से मिल सकोगे, जो दफन पर्वत के रहने वाले वेन लोग हैं। उन्होंने अभी यीलिंग में आश्रय लिया है और वो प्रिंस और उनके टेम्पल की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। तुम्हारे अंदर मेरा अंश है, इसलिए जैसे ही तुम गेट से अंदर जाओगे, वो टेम्पल तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर एक बार तुम अंदर गए तो तुम्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वांगजी को अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। वांगजी ने उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखा और काफ़ी देर तक देखता रहा। उसे लगा था वो लोग उसे पहचान जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। या हो सकता है पहले कभी वो यीलिंग आ जाता तो वो उसे पहचान जाते, या फिर हो सकता है वक्त के साथ साथ वो वांगजी की माँ का चेहरा भूल चुके हैं, क्योंकि वांगजी काफ़ी हद तक अपनी माँ की तरह दिखता था। उसके भाई ने बताया था उसकी आंखें उसके माँ की जैसी है, लाइट ब्राउन कलर की, पर उनमें धूप पड़ने पर वो गोल्डन बन जाती है। पर वांगजी को अपनी माँ का चेहरा इतने अच्छे से याद नहीं था। लान सेक लीडर की पत्नी होने के बावजूद भी
उनका पोर्ट्रेट बनाने की इजाज़त नहीं थी, पर शायद सामने वाली लेडी भी उसे देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। पर वांगजी की हालत देखकर वो ज़्यादा खुश भी नहीं लग रही थी, क्योंकि तभी वेंजुलियो ने वांगजी को हाथ से खींचकर आगे कर दिया था और साथ ही उसके शूफू को भी उसके बगल में घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया था। वांगजी खुद भी वेंजुलियो की तरफ बड़ी तिरस्कार से देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो प्राउडली खड़ा था, अपना एक हाथ पीछे किए हुए। कैसी हो बहना? वेंशु स्मग करते हुए सामने वाली इलियन की डिसाइपल से बोला, हम यहाँ मेरी इस बंदी को शुद्ध करने आए हैं। चलो इसे ले जाओ और इसके सर में जो पिन है वो उस डेड प्रिंस को ऑफर कर दो। चलो इससे भी होकर गुजरते हैं। कहते हुए वेंशु ने अपनी मैन से वांगजी को आगे धक्का दिया। वांगजी एक कदम आगे बढ़ा, जिससे तुरंत उसके पैर में बहुत तेज दर्द उठा। वो कराहा भी, पर उसने ये सब अपने चेहरे पर नहीं दिखने दिया। उस लेडी ने वेंशु की तरफ आंखें छोटी करके देखते हुए कहा, दफन माउंटेन पर रहने वाले वेंस का किसान के वेंस के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हजारों साल हो गए हमने आपस में रिश्ता तोड़ लिया है, और रहा सवाल एक जैसे नाम होने का, तो हम कल्टीवेशन वर्ल्ड में लुटेरों के नाम से नहीं जाने जाना चाहते। दफन वेंस का ग्रुप एक मिस्टीरियस ग्रुप था। हमेशा कथाओं में, कहानियों में, गानों में उनकी चर्चा होती रहती थी। उनके साथ एक और नाम जोड़ा जाता था, लीजेंडरी इमॉर्टल बाओशन सेरेन और मिस्टीरियस होली जिंग। कहा जाता है होली जिंग प्रिंस का पर्सनल गार्डियन है, जो प्रिंस के आँख और कान बनता था लोगों की तरफ से। मतलब वो प्रिंस को बाहर की दुनिया की हर जानकारी पहुंचाता था। वैसे दफन वेन के बारे में बाहरी दुनिया को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। कहा जाता है यहाँ पर मातृसत्ता चलती है, मतलब माँ के बाद उसकी बेटी उत्तराधिकारी होती है। ये लोग हीलिंग कल्टीवेशन करते हैं, मतलब वो एंशिएंट हीलिंग मैजिक के ज़रिए अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, कल्टीवेटर्स का इलाज करते हैं, साथ ही आम लोगों का भी। और ये मैजिक उन्हें खुद फिनिक्स क्वीन शिफेंग ने सिखाया है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। जानती हूँ ये छोटा सा पार्ट है, पर प्लीज़ संभाल लीजिएगा। आगे से 2-3 दिन तक मैं थोड़ी सी बिज़ी रहने वाली हूँ, इसलिए कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उतना कंटिन्यूटी रख सकूँ और बड़े से बड़े पार्ट बना सकूँ। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने आज लाइव आने का वादा किया था, पर मैं टाइम पर घर पहुँच ही नहीं पाई। आशा करती हूँ कि हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।